जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों हम आपके लिए आज लेके आए हैं यूथ कंपटीशन का उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज हम इसका पहला प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। और आपको इसमें पता ही होंगे आपके क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या क्या आते हैं। 4 सब्जेक्ट आपके हैं। पहला है सामान्य हिंदी, पहला है सामान्य ज्ञान, फिर है सामान्य हिंदी, फिर है मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब मैथमेटिक, फिर है रीजनिंग आपकी। और ये पूरा इसका जो पेपर होता है 300 नंबर का होता है। और टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं भाई? 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो ये आपका बनाता जाके 300 नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन कितने कितने आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी इसके? लगभग 37 आते हैं। ये इसके 38 आएंगे हिंदी के, तो मैथमेटिक के भी 37 आएंगे और रीजनिंग के 38 आएंगे। यही आंकड़ा रहता है जाके 37 38 का। इसी को इनको सबको जोड़ने पे 150 बनता है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे इसमें लगभग क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा है, हम कराने जा रहे हैं इसका सामान्य जानकारी जो कि जीएस का है आपका। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए भाई, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है 1956। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है 1956। अच्छा, इसकी अगर देखा जाए तो जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। आयोग बनाया गया, आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उस जो आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया? उस आयोग का गठन किया गया था 1953 में। 1953 में आयोग का गठन किया। और फिर इसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 1956 में, और आयोग का गठन हुआ 1953 में। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। ये भी थोड़ा सा इसके डाटा आप लोग याद रखेंगे। इस जो बना था भाई, आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और साथ में इनकी और भी अगर बात की जाए, इनके कौन थे सहयोगी थे? आपने हृदयनाथ कुंजरू सुना होगा नाम, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। ठीक है, के.एम. पाणिक्कर थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया जाके? 1956। आगे देखिए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताइए। अच्छा भाई, जो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इन ऑप्शनों के आधार पे तो इसका आंसर होना चाहिए तेल। ये जो है ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। और भी ये जो द्वीप है ये और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बाकी वो इसमें आंसर में नहीं दिए गए हैं। तांबा, जस्ता तांबा मतलब जेडन और कॉपर, और साथ में ऑयल। 3 चीज़ों के लिए जो भी ऑप्शन में जो पूछा गया उसके हिसाब से ये आपका हो जाएगा तेल। ठीक है, जो ये आपका हम इसकी बात करें, जो आपका होन्शु नामक द्वीप है, ये भाई ये कहाँ पे पड़ता है? जापान में पड़ता है। देखो इसमें दिया भी गया है जापान में। जो ये जापान क्या है, जापान के मुख्य प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए, दुनिया में ये 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? ये तो बड़ा सरल सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? बताइए किसको पिता कहा जाता है? अच्छा, स्थायी स्वशासन की शुरुआत कब हुई? अगर इसकी बात की जाए पहले तो स्थायी स्वशासन की शुरुआत हुई 1882 में। ठीक, 1882 में हुआ। और उस समय जो 1882 में किसका कार्यकाल चल रहा था? कौन गवर्नर जनरल थे उस समय? इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक, मतलब अब स्थायी सुशासन जो हुआ कब लागू हुआ? इसकी शुरुआत 1882 में। 1882 में कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड रिपन थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? बताइए किसने किया? ये भाई आपका किया था 1935 में
एम एन रॉय ने। किसने किया? एम एन रॉय ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है वो कोड? बताइए। समस्त कोड में कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है ASCII। कौन सा? ASCII। ठीक, ये किया जाता है। वर्तमान समस्त विश्व की बात हो रही पूरी, ठीक है। अगर हाँ ASCII का फुल फॉर्म जाना जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन देखिए क्या है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास भाई किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका लिखा गया स्टीफन कायर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? स्टीफन कायर के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए भाई, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? मेन बात तो ये भी होती है, प्रत्येक वर्ष 6 दिए जा रहे हैं तो 6 अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, ये कहाँ से दिया जाता है? ये दिया जाता है अच्छा, किसकी उसमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? किसके सम्मान में दिया जाता है? ये दिया जाता है एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे भाई, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल की जो अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। ठीक है भाई, उनकी स्मृति में दिया जाता है ये। आगे देखिए। अच्छा हाँ, अभी क्वेश्चन पूरा कहाँ जी। अगर हम इसकी बात करें किस किस फील्डों में दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, और किस में दिया जाता है? ये भौतिक में दिया जाता है आपका, और रासायनिक में दिया जाता है, और किस में दिया जाता है? चिकित्सा में दिया जाता है, चिकित्सा की बात करी जाए। ठीक है, और किस में दिया जाता है? एक और इसका क्षेत्र बचा है, वो जो कि आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब आपको याद है कौन कौन से थे? शांति क्षेत्र है जो आपका, साहित्य में दिया जाता है, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र में। देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गई आपकी। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब ये है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो आपने देखा होगा कि कोई भी साइट हम लोग लिखते हैं उसके पहले लिखते हैं www, लिखते हैं www.com, उसी का फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब। www उसी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, किसने किया था? टिम बर्नर्स, क्या लिखा है ये? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है भाई, देख लेना इसका नाम, थोड़ा सा रा के चक्कर में थोड़ा सा गलत हो रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जलीकट्टू है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसमें देखिए त्योहार दिए गए हैं। जलीकट्टू के साथ कौन जुड़ा हुआ है? जलीकट्टू के साथ कौन जुड़ा है? जलीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, जलीकट्टू में होता क्या है? जलीकट्टू कहाँ का है? जलीकट्टू है भाई तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है वहाँ का। इसमें होता क्या, आपने देखा होगा, इसमें देखा होगा, इसमें जो वहाँ के जो बैल होते हैं, बैलों के छोड़ दिया जाता है, जो कि बैल बहुत मारने दौड़ते हैं, उसको कंट्रोल करना होता है, उसको अपने वश में करना होता है, उसको पकड़ के। और मेन खेल क्या होता है, वहाँ के जो बैल होते हैं उनकी सींगों में एक सिक्कों भरा, पैसों भरा थैला बांध दिया जाता है, सिक्के की थैली बांध दी जाती है, और उसको भीड़ में बेकाबू होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। उस बैल को जो पकड़ के उसको काबू कर लेता है, उस बैल पे काबू कर लेता है, उस पर बैठ जाता है, उसी को वो जो रुपए का थैला होता है, रुपए का थैला मिल जाता है। ठीक है, ये होता है जलीकट्टू में। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, और ये पोंगल त्यौहार पर आयोजित होता है। किस त्यौहार पर ये आयोजित होता है? पोंगल त्यौहार पर होता है ये। ठीक है,
आगे देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। बताइए किस में आरक्षण उपलब्ध है? पंचायती राज निकाय में। ये आपका होता है पंचायती राज निकाय में इसके लिए मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये आपकी जनगणना हुई थी 1872 में। पहली जनगणना भारत की बता रहे हैं। ठीक है, पहली जनगणना। अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे होती पहले नियमित जनगणना, अगर यहाँ पे एक वर्ड लग जाता नियमित जनगणना, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। फिर आपका आंसर क्या होता? 1881 होता। ठीक है, पहली जनगणना 1872, पहली नियमित जनगणना 1881। ठीक। अच्छा बताइए, जो भी 2011 में जनगणना हुई है, कौन से नंबर की हुई है? ठीक है, जनगणना कौन सी नंबर हुई? स्वतंत्र भारत की बताइए और टोटल जनगणना बताइए। स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई, इसका आंसर हम बताएं आपको 7वीं जनगणना हुई स्वतंत्र भारत की। और जनगणना और टोटल जनगणना कितनी हुई? 15वीं जनगणना हुई है। ठीक, 15वीं जनगणना। जनगणना कितने साल बाद होती है? ये आपकी 10 साल के बाद होती है। लास्ट हुई थी आपकी 2011 में। ठीक है, 2011 में 7वें नंबर की हुई और पूरे ओवरऑल देखा जाए तो 15वें नंबर की हुई, और ये स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार है जो आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए कौन सा है? नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो ये पुजारी जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आपके आते हैं भाई, आते हैं कृषि आता है, वानिकी हो गया, मछली, अगर कोई मछली नहीं, मछली पकड़ना और खनन करना, ये सारे आपके प्राथमिक में आते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसके द्वितीय क्षेत्र की बात करी जाए, इसमें कौन से आते हैं? इसमें भाई जो होते हैं विनिर्मित वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है वो उसमें सेकंड में आता है, द्वितीय में आता है। और अगर तृतीय क्षेत्र की बात की जाए कि रोजगार के तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसमें सेवाओं को व्यक्त किया जाता है, जो सेवाएं देते हैं। जैसे इसमें अब ये जो पुजारी जी हो गए, ये पुजारी सेवा देते हैं मंदिर में, तो ये किसके अंतर्गत आ गए? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जो इस तरह की सेवा देते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां आगे ऑप्शन देखते हैं। ISDN एक आपने देखा होगा, एक STD होता था, उसी प्रकार के भी एक है ISDN, एक प्रकार का प्रौद्योगिकी। पहले इसका फुल फॉर्म बताइए भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए। इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, याद रखेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा जाके? इसका आंसर होगा जाके आंसर ए, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। जो ISTD है आपकी, ISDN है सॉरी, इसमें क्या होता है भाई? इसमें ध्वनि वीडियो डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक और डिजाइनर कौन था? बताइए। नई दिल्ली का मतलब क्या पूछा जाए? जब दिल्ली नया बना था, दिल्ली जब राजधानी नहीं बनी, तो उसकी चर्चा कर रहा है भाई, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन था भाई बताइए? ये थे आपके एडविन लुटेंस। ये कौन थे? मुख्य वास्तुविद थे और डिजाइनर थे, इनको आर्किटेक्ट जिनको आप बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग भारत की बात करेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? ये आपकी थी कलकत्ता थी भाई। कौन सी थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। किंतु ये कब बनी दिल्ली भारत की राजधानी? कब बनी? ये भाई बनी आपकी 1911 में। 1911 में बनी थी भारत की राजधानी। ठीक है। तो दिल्ली को जब डेवलप किया गया, दिल्ली को बढ़ाया गया है, दिल्ली को बनाया गया है, उसमें ये कौन थे, किसका मेन था? ये जो थे एडविन लुटेंस थे, ये मेन इनमें सहयोग रहा है। इनका यहाँ था, इन्हीं को कार्य सौंपा गया था इनको बनाने का। ये कौन थे? ये एक अंग्रेज थे, अंग्रेज वास्तुविद थे और अंग्रेज आर्किटेक्ट थे। ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया? बताइए कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया? ये किया गया है 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, कितने हेक्टेयर का? 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। और ये अधिग्रहण किया कहाँ पे गया, ये भी तो भाई होना चाहिए। ठीक है, ये अधिग्रहण किया गया है लगभग, ये कहाँ पे किया गया? ये आपका नोएडा में किया गया। नोएडा, नोएडा के जो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट को, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको विस्थापित और उसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, और ये, और आपको यहाँ से पता चलता है नागर और विमानन मंत्री कौन से हैं? वीके सिंह हैं आपके, वीके सिंह। ठीक है, इन्हीं की सूचना के आधार पर पता चला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? बताइए किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? ये आपकी की गई है 2019 की। ठीक है, 2019 की। अच्छा, वाडा का अगर देखा जाए, ये जो है वाडा है क्या? वाडा आपकी है क्या? ये भाई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वाडा की फुल फॉर्म अगर वही देख लिया जाए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ठीक, इसका क्या हो गया? 2019 हो गया आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रि परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? जो बताइए, जो होता है केंद्र और राज्य के मंत्रि परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, कौन सा संशोधन था ये संविधान का? बताइए ये कौन सा संशोधन था? ये था आपका 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में हुआ था। ये सीमित करता है कहीं ना कहीं कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक, वैसे अगर मंत्रियों संख्या कितनी अधिकतम होनी चाहिए? ये कुल सदस्य से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कुल सदस्य हैं आपके, कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? जो हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हुई थी, अच्छा बताइए अगर पूछा जाए तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह नामक उनकी जो एक पुस्तकालय थी, उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिसको आकस्मिक मृत्यु कहा गया था। इसी वजह इनको कहा जाता है आकस्मिक मृत्यु। ठीक है, वहीं हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, फिर बाद में उनके जो बेटे थे, उनके बेटे कौन थे? अकबर, उनके बेटे अकबर थे। अकबर को कहाँ की सिंहासन पर बैठाया गया? बताइए, उनको कलनौर, कलनौर के सिंहासन पर बैठाया गया। और ये कलनौर कहाँ पड़ता है? ये कलनौर पंजाब, पंजाब में पड़ता है। ठीक, अगर बात की जाए अकबर का संरक्षक कौन था, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ठीक, आगे देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? भारत का कौन सा राष्ट्रपति थे वो, तो जो निर्विरोध हुए थे, जिनको मतलब किसी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी? बताइए कौन थे वो? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, ये आपके 1977 में बने थे। ठीक है, ये आपके 1977 में बने थे और सबकी सम्मति से इनको राष्ट्रपति चुना गया था। आगे देखिए, अच्छा एक बात की जाए किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? ये भाई आपके बने थे 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक, ये भी बात याद रखें, क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कौन से नंबर के बने थे। ये भाई बने थे 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। आगे देखिए, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनका वेग लगभग कितना होता है? बताइए, इनका वेग लगभग होता है प्रकाश वेग के समान। जितनी तेज प्रकाश चलती है, प्रकाश के वेग होता है लगभग उतना ही होता है। तो भाई इनका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसका? रेडियो तरंग का वेग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, किन के बीच में होता है? उनकी रेंज क्या होती है? एफएम जो प्रसारण बैंड होते हैं उनकी रेंज क्या होती है? बताइए, अगर इनकी रेंज ही देख ली जाए तो रेंज इनकी क्या होती है? इनकी रेंज होती है 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, और इसका और
कौन सी रेंज के बीच में होता है? ये होता है वी एच जी, वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। वी एच जी का मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसके बीच में एफ एम प्रसारण बैंड होता है, एफ एम बैंड का प्रसारण होता है, ठीक है। आगे देखिए, टेप रिकॉर्ड में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्ड में टेप की चाल कितनी होती है? देखिए क्वेश्चन समझिएगा। टेप रिकॉर्ड में टेप की चाल होती है 10.76 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 4.76 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई किस पैमाने का या किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये बताइए आप। नदी के प्रवाह को मापने के लिए बताइए। इसके मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, क्यूसेक मीटर का, ठीक है। इसका पूरा क्या होता है? क्यूसेक मीटर से नदी के प्रवाह, जो उसकी स्पीड मापते हैं, क्या इसमें कितना हवा में, मतलब सॉरी कितना हवा कह रहे हैं, कितनी वेग से नदी बह रही है। अच्छा, इसमें जो ये दिया गया है व्यूफोर्ड स्केल, व्यूफोर्ड स्केल का क्या काम होता है? व्यूफोर्ड स्केल पर क्या करते हैं? समुद्र में हवा की गति को नापते हैं, समुद्र में हवा की गति को नापते हैं, किससे? व्यूफोर्ड स्केल से। अब आपको दिया गया रिएक्टर पैमाना क्या होता है, रिएक्टर स्केल से क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। रिएक्टर स्केल क्या होता है? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अच्छा, एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर क्या होता है? पृथ्वी के तल पर हवा की गति को मापते हैं। और ये जो जो ब्यूरेट स्केल था, ये समुद्र में हवा की गति को मापते हैं, ठीक। और क्यूसेक क्या होता है? नदी के प्रवाह को मापते हैं। आगे देखिए, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है, बताइए भाई। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है मैक, ठीक है। मैक। आगे देखिए, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपके खाने वाले चीज़ें होती हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसमें किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट। अगर सोडियम बेंजोएट की बात करी जाए, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaC7H5O2, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। आगे देखिए, किसी स्थान पर आर्द्रता को जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान पर आप आर्द्रता को माप रहे हैं तो किसका प्रयोग करोगे? आप वहाँ पे करोगे, आपको ये तो क्वेश्चन पता होगा, आपको हाइग्रोमीटर करोगे आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए ये पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है भाई, ये जो होती है सतह का तापमान जो नापते हैं हम लोग, कि जो सतह होता है लेवल के, उसका तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। अगर हम लोग पेरिस्कोप की बात करें, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है भाई, पनडुब्बी में लगा होता है। इसमें इस पनडुब्बी मान लो ये है आपकी, इस तरह लगा होता है बाहर की चीज़ें देखने के लिए, वो भी इसमें शीशे के माध्यम देखा जाता है, जो कि इस तरह से लाइट पड़ती है, इधर देखते हैं, इधर से इधर जाता है, ठीक है। इसको जो बाहर की चीज़ें देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पनडुब्बी से बाहर नहीं निकलना पड़ता है और आप लोग अंदर बैठ के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके किया जाए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या होता है? हाइड्रोमीटर द्रव्य में आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, बताइए भाई। कौन सा वो है परत आपकी? ये है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी भाई? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल, सप्ताह मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। अगर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लिया ना आपने। कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उदय योजना के समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? ये आपका बना है झारखंड, ठीक है। झारखंड बना है आपका पहला राज्य बना है जिसने उदय योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो किस वर्ष बने थे? अच्छा ये बताइए, पहली बात तो हाँ यही क्वेश्चन है, ये बने थे आपके 1924 में। ठीक है, वो जो अधिवेशन था कौन से अधिवेशन में बने थे, आपको बता सकते हैं? अध्यक्ष बने थे 1924 में, 40वां जो अधिवेशन था, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है बताइए भाई? क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर आपका संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। आपने देखा होगा एक आता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी। जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे वहाँ पे कैटेगरी मांगता है, ओबीसी में क्रीमी लेयर है कि आप नॉन क्रीमी लेयर है, वही वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, और ये शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ये पिछड़ा वर्ग जो होता है ओबीसी वाला होता है उसके लिए प्रयोग होता है। उसमें अमीर और शिक्षित परिवार के आयोग के लिए, परिवार के उसके लिए होता है। ठीक है, ओबीसी में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। क्वेश्चन नंबर 31, 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत हुई? बताइए, किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत हुई थी? ये आप किसमें हुई थी? त्रिपुरा में हुई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरुआत करने वाले पहला राज्य भी बना? बताइए, कौन सा बना भाई पहला राज्य? ये आपका पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। कौन सा बना? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, ये भी याद रखेंगे। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आपका तेलंगाना में है। ठीक, अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो नाम रखा गया, ये नाम कब रखा गया? ये नाम रखा गया भाई 1967 में। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले इस नाम को जाना जाता था फतेह मैदान के नाम से जाता था। इस जो स्टेडियम है इसको जाना जाता था फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई है? बताइए, पहली बात तो कहाँ रखी गई? उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा गांव में रखी गई। और कब रखी गई? 19 नवंबर 2021 को रखी गई है। जो आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, ये कितने उसका मेगावाट की क्षमता थी? इसकी क्षमता कितनी थी भाई? इसकी 600 मेगावाट थी। मतलब प्रतिदिन 600 मेगावाट ये बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, कहाँ रखी गई? इसकी झांसी के गरौठा गांव में रखी गई, जो कि प्रत्येक प्रदेश का आपका सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है ये आपका। ठीक है, आगे देखिए, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? जो आपका रक्त हम लोगों को लाल दिखाई पड़ता है उसका कारण क्या होता है? क्यों दिखाई पड़ता है? ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, जो लाल रक्त दिखाई पड़ता है हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई पड़ता है। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राजगीत घोषित किया? बताइए, किसको किया भाई? तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? तमिलनाडु। आगे देखिए, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मॉरिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? मॉरिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता था खिताब? ये आपका खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने जीता था आपका खिताब। कौन सा खिताब जीता था? मॉरिन सिलिच को पराजित कर डेविस कप का खिताब जीता। डेविस कप 2021, ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया इसमें।
गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये पुरस्कार किससे संबंधित है आपका, बताइए। ये पुरस्कार आपका संबंधित है पत्रकार से। देखिए आपका अगर पेन की बात हो रही, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए, पेन है गोल्डन पेन, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता से संबंधित है। एक और इसमें है, इसलिए साहित्य संबंधी लेखन से दिया गया और खेल संपादकीय से दिया गया, लेकिन पत्रकारिता जो होता है ये ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, अब ये देखिए आपके इसमें 38 क्वेश्चन हैं जी, इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं, वही हमने आपके पूरे करा दिए। अब आपका आता है सामान्य हिंदी। ठीक है भाई, सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, समास बताइए, भर पेट में कौन सा समास है? बताइए भाई, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, बताइए भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में आपका है अव्ययी भाव समास। ठीक, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भाई समास सब लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, समास कहीं ना कहीं हिंदी का, हिंदी हो गया और आपका एक रीजनिंग हो गया, ये इसके आपके यूपी पुलिस के पेपर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। अगर हम लोग चर्चा करें अव्ययी भाव समास होता है क्या, जिसका पहला पद अव्यय होता है, प्रथम पद। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या हो जाएगा जाके, द्वंद्व समास अगर देखा जाए, द्वंद्व समास का हो जाएगा माता पिता। तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा जाके उदाहरण, अगर एक कोई उदाहरण देखा जाए, बताइए, राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। बहुब्रीहि समास का क्या हो जाएगा जाके उदाहरण, जिसमें किसी तीसरे का अर्थ निकलता हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति के लेखक हैं, ये पंक्ति है, ये किस लेखक की है? बताइए, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति है आपकी मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। ठीक है, और ये कहाँ, ये पंक्ति उन्होंने कहाँ पे लिखी थी? ठीक है, जो आप उन्होंने लिखी थी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये उससे लाइन ली गई है ये। ठीक, ये लाइन इससे ली गई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए भाई। क्या हो जाएगा? भाई कुत्ता भौंक रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय है, कुत्ता भौंक रहा है। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अधिक मत बोलो। राधा रात भर जागती रही, राधा रात भर जागती रही। देखिए इसमें होता है कि क्रिया विशेषण कहीं ना क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा बताओ, कुत्ता भौंक रहा क्रिया है, इसमें कुछ विशेषता बताए? कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन हम यही देखते हैं डी में, जागना, जागना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? रात भर जागी है, ये उसकी विशेषता है जागने की। ठीक है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगी जाके, आंसर डी हो जाएगी जाके इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? इनमें से ये लिखी गई हैं जो चीज़ें, इनमें से जीवनी कौन है? बताइए, इनमें से जीवनी आपकी आवारा मसीहा जीवनी है। अगर बात करी जाए आवारा मसीहा किसकी लिखी है, किसके द्वारा लिखित है, ये किसके द्वारा रचित है? ये आपका रचित है विष्णु प्रभाकर द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है ये आपकी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। आगे देखिए, अब आपका क्या आया, ये आपका एक अपडेट दिया गया है, इसके आंसर पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? देखिए पहले अगर इसको हम लोग उचित शीर्षक निकालने क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए तो कुछ देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा। जिनकी हम उपासना करते हैं उनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं। जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनका महत्व हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही
पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय दिया है। ठीक है, कितनी अच्छी बात लिखी गई है इस। अब इसमें पूछा गया है गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। देखिए बताइए, धन की लोलुपता, धन की महत्ता, मनुष्य का महत्व, धन और मनुष्यता। देखिए धन और मनुष्यता इसका उचित शीर्षक होगा जाके, धन और मनुष्यता। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। बताइए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है। उन्होंने बोला है जो सच्चे मनुष्य होते हैं, इसकी जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं, जो मनुष्य के लिए, जो ये नहीं चाहते कि हम पैसा कमाएं, हाय पैसा के लिए मरे, ठीक है, उन्हीं की पूजा होती है जो मनुष्यता के लिए कार्य करते हैं। आगे देखिए, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय लिया गया है बताइए। धन कमाने वाला व्यक्ति अधिक नाम नहीं कर पाता है। ठीक, धन कमाने, इसका अभिप्राय क्या है, धन कमाने वाला व्यक्ति अधिक नाम नहीं कर पाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध शब्द छाटिए। बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ये देखिए शुद्ध वर्तनी वाला बात हो गई जाके। अभ्यस्त दिखे, अभ्यस्त कैसे लिखा जाता है, अभ्यस्त होता है कि अभ्यस्त होता है। ये आपका ऐसे लिखा जाता है, अब ता बनता है आखिरी में, अभ्यस्त। तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। इसमें देखिए आखिरी में था बना है तो ये गलत है, ता होता है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं, बाकी सारे सब तुर्की भाषा के हैं। कौन सा शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है। देखिए देखिए, ए भी आपका तुर्की भाषा का है, ए भी तुर्की भाषा, ए भी है। ये आपका पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं, ये किस भाषा का है, ये आपका अरबी भाषा का है। किस भाषा का पैगंबर, अरबी भाषा का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ये आपके जीवन के अनेकार्थी हैं। देखो जीवन, जल, उसी जीवन का मतलब जल होता है, प्राण का मतलब भी जीवन होता है, और पुत्र का मतलब भी जीवन होता है। ठीक है, आगे देखिए, उपवाक्य पहचानिए। वह व्यक्ति जो कल आया था आज भी आया है। कौन सा वाक्य है ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ये पूछा जा रहा है। उपवाक्य पहचानिए इसका। ठीक है, जो वह व्यक्ति जो कल आया था वह आज भी आया है, ये किस प्रकार उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है। कैसा विशेषण उपवाक्य है, क्या विशेषण बता रहा है, ये वही व्यक्ति है जो आज भी आया है, ये कल वही व्यक्ति आया है जो कल भी आया था। ठीक है, विशेषता बता रहा है कौन सा व्यक्ति है, वही वाला जो कल आया था। आगे देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताइए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। आपकी जा ध्वनि है वो आपकी महाप्राण नहीं है। ठीक है। अच्छा, महाप्राण होते कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए महाप्राण, वर्ग के दूसरे और चौथे, जो वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो चा छा जा किस नंबर पे आता है। ठीक है, चा होता है, छा होता है, जा आता है। ठीक, ये तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए नहीं होते। तो फिर महाप्राण ये हो गए, तो अल्पप्राण किस पे आएंगे, 1, 3, 5 पे, पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। वया प्रत्यय लगाने, प्रत्यय कब लगता है, प्रत्यय लगता है शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक, और उपसर्ग कब लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं आगे लगते हैं। ठीक है, और वया लगाओ, रवैया, खवैया, बचैया, डटैया। बताओ भाई क्या होगा जाके इसका, खवैया प्रत्यय लगा दे तो खवैया से ये शब्द बन जाएगा। निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची एक नहीं है। देवता का अब यहाँ पर गलती होती है, जल्दी पड़ जाते, देवता पर्यायवाची है, तो इसमें कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, आपके देखिए, निर्जर ये देवता का पर्यायवाची, त्रिदश ये भी है, और गीरवाड़ भी है। किंकिर पर्यायवाची देवता का नहीं है। फिर ये पर्यायवाची है किसका, ये पर्यायवाची है भाई सेवक का पर्यायवाची। किसका है, सेवक का पर्यायवाची किंकिर। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। जो साकेत है आपके, इसके महाकाव्य के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, साकेत ये महाकाव्य है आपका, मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं। गौचरित की संधि है, की संधि क्या होगी, मतलब विच्छेद दिया गया, इसकी संधि बनानी है हमको गौचरित्र की। बताइए भाई गौचरित्र की क्या संधि होगी, इसकी हो जाएगी जाके गौचरित्र। क्या हो जाएगी जाके, गौचरित्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये रचना किसकी रचना है बताइए। ये रचना है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है भाई, आगे देखिए,
शुद्ध शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शुद्ध वाक्य को छांटना है। बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। होता था तो अब क्यों नहीं होता भाई, ये नहीं होगा। उस वन में सुबह के समय का दृश्य, सुबह के समय, भाई सुबह अगर दिया गया है तो समय नहीं देना चाहिए। ठीक, दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक, ये नहीं होगा। आगे देखिए, उस वन में प्रातःकाल, समय तो कोई सुबह का होता तो उससे पता चल सुबह। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये हो सकता है। ठीक है, सवेरे के समय, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा आंसर इसका, सी आंसर होगा जाके। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक, क्योंकि सारे होता था वाले वाक्य दिए गए हैं तो उसमें से गलत नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 57, किस वर्ग में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं दिया है, बताइए। देखिए, अपवाद में दिया गया अप प्लस वाद का उपसर्ग अप लगा है, भाव का क्या लगा, प्रभाव लगा है, जय का पराजय लगा है। तो भाई किसका उपसर्ग नहीं बना है, उपसर्ग नहीं दिया गया है। ओढ़ना, अड़ाना की कोई वर्ड नहीं होता है तो भाई इसमें उपसर्ग नहीं है, डी में। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है भाई। देखिए, किन्नर, अंतरी और अपरिग्रह। कौन सा शब्द होगा भाई फिर स्त्रीलिंग, अहिंसा शब्द, अहिंसा होती है। ठीक, अहिंसा, अहिंसा शब्द है आपका, वो स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। बताइए, रत्नावली जो दोहा संग्रह था ये किसके द्वारा रचा गया। ये रचनावली द्वारा रचा गया रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा, रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा रचा गया, रत्नावली के द्वारा रचा गया। लिंग बताइए, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है ये पूछा गया है। ठीक, मनगढ़ंत लिंग, उभयलिंग, सॉरी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, उभयलिंग। देखिए, मनगढ़ंत तो एक प्रकार का विशेषण शब्द है ये। मनगढ़ंत क्या होता है, जैसे नहीं मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत व्यक्ति, मनगढ़ंत पूरी हमने एक स्टोरी बना दी, काल्पनिक बना दी। ये एक विशेषता है किसी चीज़ की। ये तो ठीक है। तो और जो ये हो जाएगा जाके, तो इसका लिंग क्या हो जाएगा जाके, इसका लिंग उभयलिंग हो जाएगा जाके। ठीक, जिस हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा जाके, उसको निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। अच्छा, जिसके हृदय में दया ना हो उसके क्या कहेंगे, उसको निर्दय कहेंगे। अच्छा, जो किसी से डरे नहीं उसको क्या कहेंगे, उसको निर्भय कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्भय कहेंगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। उचित प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में, बताइए किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा थी। ये तो सही है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इस शब्द में हमें लग रहा है ये वाला चिन्ह गलत, ये वाला शब्द गलत होगा। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या भाई, प्रिय महाशय जो होगा इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना चाहिए इसमें, यहाँ पे जो कि लगाया नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये इसका गलत शब्द है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। 2 और 4। अल्पप्राण कौन से होंगे, 1, 3, 5। अब बताइए अगर इसमें महाप्राण फिर कौन सा आएगा जाके, इसमें महाप्राण आएगा जाके भा। कैसे, इसमें से ता था दा, इसका होगा जाके पा फा बा भा मा। चौथे पे आ गया, 2 और 4 उसमें होते हैं महाप्राण, और 1 और 3, 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। 64 नंबर, अघोष वर्ण भाई कौन सा है। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं। और सघोष कौन से होते हैं, 3, 4, 5, ये आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें बताओ जरा अघोष वर्ण कौन कौन सा अघोष वर्ण होगा जाके, फिर इसमें पा होगा जाएगा जाके, पा पहला होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा होगा जाके भाई,
कौन सा वर्ड आ हो जाएगा, आ, ये होता है कंठ वर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। कौन सा रूढ़ शब्द है? इसमें रूढ़ शब्द आपका नाक है। कौन सा रूढ़ शब्द है? नाक। रत्नाकर संधि में विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर संधि का विच्छेद क्या होगा? बताइए भाई। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर क्या होगा जाके इसका? रत्न प्लस आकर। रत्ना प्लस आकर नहीं होगा, आकार भी नहीं, रति प्लस आकर, रत्ना प्लस कर भी नहीं होगा, रत्न प्लस आकर हो जाएगी जाके इसका रत्नाकर का संधि विच्छेद। आगे देखिए, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा भाई समास है? प्रतिमान में आपका अव्ययभाव समास है। पहला पद इसका अव्यय है जो कि प्रति, ठीक है, अव्ययभाव समास हो जाएगी जाके। परिक्रमा में उपसर्ग क्या? परिक्रमा में उपसर्ग, परिक्रमा में उपसर्ग है भाई डी, परि, ठीक है। भलाई का प्रत्यय क्या होगा? भलाई का प्रत्यय भला प्लस ई, समझ गए? तो बड़ा ई, भलाई, भलाई का क्या हो जाएगा? ई होगा कि आई होगा? इसमें भाई भलाई का जो प्रत्यय होगा जाके आपका कहीं ना कहीं आई होना चाहिए, आई, भलाई, ठीक है। भलाई का प्रत्यय क्या होगा जाके? भलाई हो जाएगा जाके। जैसे इसमें सलाई, जैसे क्या होगा? पढ़ाई, वर्ड आगे जाके पढ़ाई, सिलाई, भलाई, इन सब में आई प्रत्यय आएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? आई होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है आपको। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? आलस। आलस आपका तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं आपके, आग, आम, आसरा। आगे देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो, तत्सम शब्द होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो उनके परिवर्तन से बनते हैं, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं। बताइए भाई, इसमें कौन सा शब्द होगा जाके? इसमें हो जाएगा छत, हो जाए जाके चूड़, ये नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा, ये सारे तत्सम है और ये आपका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है भाई? देशज शब्द आपका खिड़की है। देशज शब्द का मतलब जो सब देसी में बोले जाते हैं, अपनी भाषा में बोले जाते हैं, उत्पत्ति का कोई पता नहीं चला है तो उनका नाम देशज में डाल दिया कि अपने देश के हैं। जिनकी उत्पत्ति कुछ नहीं, कुछ शब्द होते हैं ना, उसका अरबी है, पुर्तगाली है, इसका कुछ पता नहीं चलता जिनका, वो उनको मान लिया था अपने देश शब्द, देसी शब्द हैं ये सारे। जैसे खिड़की हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, इस तरह के शब्द होते हैं जो आपके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित विशेषी विदेशी शब्द कौन सा है? बताइए भाई, विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? अमीर, ये जो आपका है ये आपका विदेशी शब्द है। जैसे अमीर, हॉस्पिटल, अलमारी, ये सारे आपके विदेशी शब्द हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए भाई, संज्ञा शब्द कौन सा है निम्न में से? निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए, संज्ञा कौन से होते हैं? किसी स्थान या नाम को कहते हैं संज्ञा, कहते हैं तो गंगा किसी का नाम है, नदी का नाम है, इसको ये संज्ञा हो गया आपका। ये था आपका आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन करीब मैंने करा दिए। अब देखिए 75 क्वेश्चन कैसे बने। 37 और 38 को जोड़ेंगे तो करीब आपका बन जाएगा जाके ये 75 बन जाएगा जाके, ठीक है। 37 और 38 हमने आपके करीब इसमें 37 क्वेश्चन कराए हैं जीएस के और 38 कराए हैं हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।